बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जी टेस्ट नंबर 4 यानी कि यूनिट 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आंसर्स। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक ये टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया और इवन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों, आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कास्ट मैंने टेस्ट सेशन स्टार्ट किया हुआ है इन व्हाट्सएप ग्रुप, सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। तो आप लोग भी इसको फ्री ऑफ कास्ट ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर आप मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, जहां पर ये आप लोगों का टेस्ट सेशन में कंडक्ट कर रहा हूं। और अब जो मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूं स्केड्यूल की तरफ, तो हमारे 4 टेस्ट हो चुके हैं, यानी कल तक 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब नेक्स्ट टेस्ट जो है जी वो मंडे को है 4 अगस्त, यानी कि बायोनेजेटिक्स यूनिट 2 है, उसका टेस्ट इंशाल्लाह जी होगा मंडे को। तो जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और इस टेस्ट सेशन में शामिल हो जाएं। तो हम चलते हैं जी आज की डिस्कशन की तरफ। जो रात को टेस्ट हुआ जी, टेस्ट नंबर 4 यूनिट नंबर 4 टेस्ट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मैं स्पीडली इसके आंसर आपको बताता जाऊंगा, जहां पर समझाने वाली बातें आएंगी मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा। इसलिए आपने टिल एंड इसको देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 था जी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से, कि एससीआर मेटाबोलाइजेस और डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कि ये डिटॉक्सिफाई करते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो उसमें वो किस तरह से ये वर्क करते हैं। ये अब आप लोगों को कुछ चीजें पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा अलाइड नॉलेज चाहिए, आपको फेडरल की बुक को भी थोड़ा बहुत स्टडी करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं है, यानी राइबोसोम तो होते नहीं है इसकी सरफेस के ऊपर, एंटीटॉक्सिन्स इट्स कंपोजिशन नो, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से भी नहीं, और डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर था। इट्स ऑन एंजाइम सिस्टम, इसका अपना एक एंजाइम सिस्टम होता है जिसकी वजह से उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 2, एसईआर ऑफ विच सेल इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इंपल्स। तो मायोफाइबर यानी मसल फाइबर की जब हम बात करते हैं, और उसके साथ साथ न्यूरॉन। अब यहां पर आपको कुछ जो है ना, इन अदर वर्ड्स कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दी गई थी, निरोग्लिया, लाइक शवान सेल्स, के लिए दोनों का नर्वस सिस्टम से नो डाउट ताल्लुक है, बट ये न्यूरॉन्स नहीं है। और अगर आप लोग नर्व इंपल्स की बात करेंगे तो वो कंडक्शन होती है न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरोग्लिया कंडक्ट ही नहीं कर सकते नर्व इंपल्स को। तो डेट्स वाई इसका आंसर ना चार्ली था ना अल्फा, क्योंकि शवान सेल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ न्यूरोग्लिया। बीटा ऑप्शन इथ्रोसाइट में भी ये काम नहीं होता, क्योंकि उसमें पहली बात तो न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या था जी, डेल्टा ऑप्शन मायोफाइबर, जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं। हाँ, अगर न्यूरॉन लिखा होता तो वो भी आंसर हो सकता था। नंबर 3, गोल्जी ऑपरेटर्स विद एसोसिएटेड वेसिकल्स, आसान था जी, ये बुक की स्टेटमेंट है, बुक की लाइन है, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है गोल्जी बॉडीज प्लस देयर एसोसिएटेड वेसिकल्स। नंबर 4, द गोल्जी वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकेज ऑफ द सिस्टर्नी। सिस्टर्नी बेसिकली आपको मालूम है कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को भी कहते हैं। अब वहीं से ये गोल्जी बॉडीज बनती हैं, और सम टाइम गोल्जी बॉडीज के लिए भी सिस्टर्नी की टर्म यूज होती है। और फिर जब गोल्जी बॉडीज के ऊपर अपनी बेडिंग होती है, तो बेसिकली वो सिस्टर्नी की ब्रेकडाउन से या ब्रेकेज से वो अलग होते हैं। तो वो कौन से वाला एरिया होता है, उसको ट्रांसगोल्जी बोलते हैं, जो कि बेसिकली उसकी कनकेव साइड होती है, इनर सरफेस, कनकेव साइड, ट्रांसगोल्जी, ये सारे एक ही चीज के कई नाम है, जबकि फॉर्मिंग फेस और सिसगोल्जी एक ही चीज के दो नाम है। तो इसका आंसर क्या था, बीटा ऑप्शन ट्रांसगोल्जी। नेक्स्ट वन, नंबर 5, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। और मैच्योर आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, कि जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें अंदर का ना कोई न्यूक्लियस होता है, ना कोई और सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं। इसी वजह से वो 120 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर क्या था, मैच्योर आरबीसी। नंबर 6, विच वन इज द टाइप ऑफ स्पेंट एनर्जी। अब दो बातें हैं, एक तो एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, और जब उसको खर्च करना होता है, स्पेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि जब एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, उसमें से आगे क्या निकलेगा, एडीपी निकलेगा प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी को हम यहां पर बोलते हैं स्पेंट एनर्जी। तो इसका आंसर क्या था, चार्ली ऑप्शन एडीपी। नेक्स्ट वन, नंबर 7, which metabolic process does not take place in mitochondria। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है, बीटा ऑप्शन इज द आंसर। और प्रोटीन सिंथेसिस के राइबोसोम्स होते हैं, वो होती है। क्रैब साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है, वो भी होती है। और फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, यानी कि क्रैब साइकिल को एक तरह से फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वो भी होती है। ओके जी,
हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जब आप नॉन डिवाइडिंग स्टेज की बात करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा सवाए क्रोमोसोम्स के, बिकॉज क्रोमोसोम्स आर द डार्कली स्टेन्ड थ्रेड्स व्हिच अपीयर ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो इसलिए सेल डिवीजन में बाकी सब कुछ नजर नहीं आएगा सवाए क्रोमोसोम्स के, लेकिन जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज की बात करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, क्रोमोसोम्स दिखाई नहीं देंगे। नंबर 9, द जर्म सेल्स ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कंटेन 24 क्रोमोसोम्स। बेसिकली जर्म सेल्स का मतलब है कि आपके जो गैमीट्स वगैरह होते हैं एनिमल्स के गैमीट्स में यू नो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो चिंपैंजी के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स की तादाद है 48, तो उसका हाफ हो जाएगा 24। तो इसका आंसर क्या था? बीटा ऑप्शन चिंपैंजी। इस तरह हर एक ऑर्गेनिज्म के आपको क्रोमोसोम का नंबर याद रहना चाहिए। अगर डिप्लॉयड पूछा जाएगा तो कंप्लीट नंबर, और अगर जर्म सेल्स पूछा जाएगा तो हैप्लॉयड नंबर यानी कि हाफ। नंबर 10, which type of RNA is stored in the nucleolus? तो राइबोसोमल RNA is the only RNA which is stored। बाकी जो मैसेंजर होता है, ट्रांसफर RNA होता है, ये बाहर मूव कर जाते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियोपोर से निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। 11, प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन डज नॉट शो। तो आपको प्रोकैरियोटिक का मतलब बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में कोई एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं मिलता। नो डाउट इन्वेजिनेशन होती है, इन्वेजिनेशन से मेसोसोम्स वगैरह बनते हैं, बट एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस अगर आपने देखना है तो सिर्फ आपको एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में मिलेगा और किसी मेम्ब्रेन में नजर नहीं आएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, ये सब कुछ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन करती है। नेक्स्ट वन 12, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसको ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं और ये गोल्जी ऑपरेटस के अंदर होता है, डेल्टा ऑप्शन, जो कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, वो भी सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कर सकता है, अब सेंट्रियोल्स भी इवन कर सकते हैं। सेंट्रियोल्स यू नो डुप्लीकेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसका मतलब उनमें भी सेल्फ रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोसेस शो नहीं करती। 14, द इनर मैट्रिक्स दैट बाथेस द क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स, यानी कि जो मैट्रिक्स है, इन अदर वर्ड्स, उसमें आपको डीएनए और राइबोसोम्स मिलेंगे, न्यूक्लियोलाई नहीं होंगे, आरएनए नहीं होगा और क्रोमोसोम्स भी नहीं होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम क्रोमोसोम्स नहीं कहते। तो इसका आंसर क्या था? चार्ली, डीएनए एंड राइबोसोम। 15, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड लार्जरली ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम्स होता है उसमें प्रोटीन्स कौन सी वाली होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं इनको हम बेसिक प्रोटीन्स कह सकते हैं। नेक्स्ट वन 16, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को फ्रॉम द पीस ऑफ कॉर्क, और वो किस ट्री से लिया गया था? बार्क का एरिया जो था वो क्वर्कस बार्क थी, यानी जिसको हम लोग क्वर्कस सुबर पूरा नाम देते हैं, इसको ओक कहते हैं, ओ ए के, इंग्लिश में हम इसको ओक कहते हैं। और अगर ओक ऑप्शन होता तो वो भी आंसर होता। अब यहाँ पर ना आपको देखें जो है वो थोड़ी लालच दी गई है, जैसे हनी कॉम लिखा हुआ है, यू नो कि जो उसने सेल की अरेंजमेंट जो देखी थी वो जस्ट लाइक हनी कॉम थी, तो शायद बच्चे रॉबर्ट हुक को देखकर हनी कॉम भी आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था कि वो ट्री कौन सा वाला था, तो क्वर्कस बार्क थी जी वो। नेक्स्ट वन 17, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट द प्लांट सेल? तो प्लांट सेल के अंदर नेवर हैज लाइसोसोम वाली बात गलत है। देखें आप लोगों ने ना याद क्या रखना है, एनिमल सेल में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं, प्लांट सेल में क्या होता है और क्या नहीं। इन अदर वर्ड्स जो डिफरेंस होता है प्लांट्स और एनिमल सेल का, वो तीन बेसिक चीजें आपकी बुक ने आपको बताई हैं कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अगर आप कहेंगे प्लांट सेल की आपको जो है वो मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट वन हमारे पास जो लाइसोसोम से रिलेटेड बात है कि यानी कि मोस्टली प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम उसने लिखा हुआ है नहीं होता, लेकिन ये नहीं है कि किसी में भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये कहना कि नेवर हैज लाइसोसोम ये गलत बात है। बाकी सेल वॉल से बाउंडेड होते हैं, या जारी बात है। सम प्लांट सेल्स में है फ्लैजेला, यस, कुछ जो एंथीरोजोइड्स हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर यू नो के जी मेल स्पर्म्स होते हैं उनके पास फ्लैजेला होते हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एनिमल से डिफरेंस भी है, लेकिन कुछ प्लांट सेल्स में फ्लैजेला भी होते हैं। आंसर द बीटा ऑप्शन नेवर हैज लाइसोसोम। 18, क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, हम ये सारी बातें अभी मैं आपको बता रहा था किसके बारे में कहेंगे, प्लांट सेल्स के हवाले से ये सारी बातें हैं, तो चार्ली इज द आंसर, प्लांट्स। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट फॉर बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? दोनों के बारे में कौन सी बात गलत है? और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, वहां से लिया गया है कि बोथ हैव एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यस, दोनों के पास होती है, और आपने ये बताना है कि कौन सी बात गलत है दोनों के बारे में। एटीपी की सिंथेसिस का प्रोसेस दोनों में चलता है, एक में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एक में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है। क्या दोनों ही ऑल सेल्स में होते हैं? यह सारी बात है, ये गलत बात है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यू नो कि क्लोरोप्लास्ट सारे में नहीं होता, प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता, वाइल माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में होता है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें नहीं होता। बोथ आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यस, ये भी इनके बारे में सही है, तो इनकरेक्ट क्या था? चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट वन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेलिस इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड नॉट इन एनिमल्स? तो सेल
सेल वॉल प्लास्टिड ग्लाइऑक्सिसोम्स, इसका ताल्लुक प्लांट सेल्स के साथ है, एनिमल सेल से नहीं है। नेक्स्ट वन 21, अ सेल हैज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर पार्ट्स। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन इट कुड नॉट बी, बैक्टीरिया नहीं हो सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में कभी भी नहीं होंगे, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना स्मूथ, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बैक्टीरियम सेल में नहीं होता। 22, बैक्टीरियल सेल आर प्रोकैरियोटिक इन कंपैरिजन टू द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, दे वुड बी स्मॉलर। अब बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले में जारी बात है कि हम लोग स्मॉलर कहेंगे, लैक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो तो होती है उनके पास, और स्मॉलर न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आंसर सही नहीं था कि हैव ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स, नो, इसके अंदर कोई आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो होते ही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ क्या था, चार्ली, बी स्मॉलर। 23, all eukaryotic cells have three basic parts, which of the following is not a basic part of the typical eukaryotic cell? जो सेल वॉल है वो एडिशनल पार्ट होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, तो इसी वजह से ये बेसिक पार्ट्स में नहीं आता, बाकी तीनों चीजें बेसिक पार्ट्स में आती हैं। 24, यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर एफिशिएंट देन प्रोकैरियोट्स बिकॉज देयर इंटरनल कंपार्टमेंटाइजेशन, यानी कि जो उसके अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो उसकी इंटरनल चीजें हैं वो अलाउ करती हैं फॉर स्पेशलाइजेशन थ्रू द सब डिवीजन ऑफ द पर्टिकुलर टास्क। ये मेजर डिफरेंस है, एक यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एज सच इस तरह से कुछ नहीं होता। 25, द सिंपलेस्ट वे टू डिफरेंशिएट अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम द यूकैरियोटिक वन इज टू सी इफ अ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, बिकॉज जो लिटरल मीनिंग है प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का वो न्यूक्लियस की बेस पर है, प्रोकैरियोटिक मतलब बिफोर न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या न्यूक्लियस है या नहीं है, बाद की चीजें बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वन 26, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम जो है हैज डीएनए बट नो हिस्टोन्स। ये बेसिक डिफरेंस है जी क्रोमोसोम के हवाले से भी, कि अगर आप बैक्टीरिया के क्रोमोसोम की बात करेंगे उसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, वाइल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर आपको हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिलेंगी, बाकी चीजें जो हैं वो इसमें आंसर नहीं हो सकता था, तो इसलिए इसका आंसर क्या था, डीएनए बट नो हिस्टोन्स। 27, which of the following organelles is directly connected to the outer membrane of the nucleus in a eukaryotic cell? That is beta option, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ नहीं जुड़े होते। 28, टू फंक्शंस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हैं, एक तो सिंथेसाइज करना प्रोटीन्स को और दूसरा उसकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, तो इसलिए इसका आंसर है जी चार्ली, इसका बाकी किसी चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, बाकी चीजों का ताल्लुक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। 29, एन ऑर्गेनेली कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स दैट सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन, जहां पर भी टेस्टोस्टेरोन की बात आएगी, स्टीरॉइड्स की बात आएगी, हम लोग फौरन जाएंगे जी एससीआर की तरफ। एससीआर में यू नो के जी लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म चलता है, सिंथेसिस होती है, और उसमें ज्यादा जो बनते हैं ना वो स्टीरॉइड्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या था, बीटा डेल्टा ऑप्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 30, द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर, ये इम्परमिएबल होती है, कैल्शियम गेट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन वैसे अगर हम कहेंगे कि कोई भी यहाँ से चीज अंदर बाहर नहीं आती जब तक गेट्स ओपन ना हो जाएं, ये इम्परमिएबल की कैटेगरी में आएगी। 31, द गोल्गी ऑपरेटर्स, चार ऑप्शंस थी तो आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, बाकी इज फाउंड इन ओनली इन एनिमल सेल, गलत बात है, प्लांट सेल में भी होती है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स तो बिल्कुल ही गलत था, और साइट ऑफ रैपिड एटीपी प्रोडक्शन ये नहीं होता, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स। 32, सेल वॉल सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स, क्योंकि गोल्गी वेसिकल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, या इन अदर वर्ड जो सिक्रीशंस निकलती हैं, वैसे तो ज्वाइन होने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले बनती है, और उसके बाद जो सिक्रीशंस आती हैं बाहर वो गोल्गी ऑपरेटर से आती हैं और वो सेल वॉल को बनाती हैं, इसलिए इसका आंसर था बीटा ऑप्शन, गोल्गी ऑपरेटर्स। 33, what is the sequence of organelles that a secreted protein would have pass through it on its journey out of a cell, यानी कि कहां से चीज कहां चलेगी। देखिए प्रोटीन्स आरईआर बना दी, यानी राइबोसोम बनाएंगे जो आरईआर के ऊपर होंगे, वहां से वो एससीआर के अंदर आएंगी, फिर बडिंग होगी, फिर बड निकलेगा, फिर वेसिकल बनेगा, वो गोल्गी ऑपरेटर्स की तरफ जाएगा, फिर गोल्गी ऑपरेटर से बड उतरेगा और वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, तो यूं सिक्रीशन के ये चार स्टेप हैं, किसी हद तक राइबोसोम भी इसमें इन्वॉल्व है, वो अलग से नहीं हमने लिखे यहाँ पर क्योंकि आरईआर के ऊपर राइबोसोम मौजूद है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम रिजेंबल मोर टू यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ये गलत बात है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम का साइज होता है 70s, जो कि प्रोकैरियोटिक साइज है, जबकि यूकैरियोटिक साइज यू नो कि 80s होता है, तो इसलिए इसकी ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के साथ। एंड यू नो कि दो ऑर्गेनेलीज जिनको हम सिम्बायोटिक ओरिजिन का ऑर्गेनेली कहते हैं, उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, तो ये इनके बारे में ख्याल है कि शायद ये पहले बैक्टीरियल सेल होते थे और उसके बाद एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गए, तो इस तरह से ये ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ। 35, मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया आर एनालोगस का मतलब होता है फंक्शनली
फंक्शनली सिमिलर, स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो इनका फंक्शन किससे मिलता जुलता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, बिकॉज इसके ऊपर भी एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसलिए इसका आंसर है जी चार्ली। 36 मेन साइट्स फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कौन है? पहली बात तो वो इनर मेम्ब्रेन है, इनर कंपार्टमेंट नहीं है। इनर कंपार्टमेंट क्या है? मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए F1 पार्टिकल्स, अब उनके कई नाम है, उनमें से एक नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो इसलिए इसका आंसर डेल्टा था, लेकिन अगर F1 पार्टिकल लिखा होता वो भी आंसर होता। और तीसरा नाम होता है उनका ऑक्सीसोम्स, ये भी अपने माइंड में रख लें कि अगर ऑप्शन में कहीं ऑक्सीसोम्स लिखा होगा तो वो भी F1 पार्टिकल्स को ही बोलते हैं। 37 द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज compartmentalized into the numerous cristae which expand the surface area of inner mitochondrial membrane. Yes, enhance its ability to produce ATP, क्योंकि इसके ऊपर F1 होते हैं और यही चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है F1 पार्टिकल्स अटैच, तो इसका मतलब आंसर क्या था? डेल्टा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन 38 इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज सेमी परमिएबल एंड रिच इन प्रोटीन्स। जो इनर मेम्ब्रेनरी क्लोरोप्लास्ट की वो प्रोटीन से भरी होती है, लिपिड जो है वो पोरिन्स और एटीपी से नहीं। 39 all of the followings are found both in mitochondria and chloroplast सवाए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो लेवल है जी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ये ग्लाइकोलाइसिस में भी जो एटीपी बनती है उसको भी बोलते हैं, जो क्रेब्स साइकिल में एटीपी बनती है उसको भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया में दो तरह की होती है, एक सबस्ट्रेट लेवल जो क्रेब्स साइकिल में होती है और एक होती है ऑक्सीडेटिव जो कि इनर मेम्ब्रेन के F1 पार्टिकल्स पर होती है। नेक्स्ट वन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आरएनए हमेशा निकलते रहते हैं, बाहर आते रहते हैं, तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली। और उसमें मैं आपको पीछे बता चुका हूं, मैसेंजर और ट्रांसफर आएंगे, राइबोसोमल नहीं आएंगे। 41 एग्जांपल ऑफ द मल्टी न्यूक्लिएट सेल, इनमें से कौन है जी? स्केलेटल मसल सेल्स, यू नो कि एक सेल के अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं और स्मूथ मसल सेल में एक ही होता है। ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर भी आपको जो है वो किसी हद तक सारे मिल सकते हैं, लेकिन इसका आंसर ही इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन क्या था? अल्फा स्केलेटल मसल सेल्स। Next one 42 the term nuclear envelope is more correct than the term nuclear membrane. Why? Because ये डबल होती है। जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं तो उसका मतलब कोई एक मेम्ब्रेन, इन्वेलप कहेंगे तो उसमें आउटर भी आएगी और इनर भी आएगी। तो जब भी किसी की मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल हो, यानी आउटर बाउंड्री दो मेम्ब्रेन की हो, तो उसको इन्वेलप बोलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी वर्ड यूज होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी ये वर्ड यूज होता है और इवन न्यूक्लियस में भी ये वर्ड यूज होता है। 43 आइडेंटिफाई द लेबलिंग एक्स, ये आपको नजर आ रहा है जी, एक डार्कली स्टेन जो है वो थ्रेड है, और ये एक मिनट जी मैं दोबारा से जरा चलता हूं यहाँ पर, ये तो ये डार्कली स्टेन थ्रेड है और इसको हम लोग, ये डार्कली स्टेन बॉडी है, थ्रेड नहीं है, डार्कली स्टेन बॉडी है, और ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एक को हम न्यूक्लियोलस कहेंगे, प्लूरल वर्ड होगा न्यूक्लियोलाई, तो ये एक्स क्या था? न्यूक्लियोलस। 44 ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किस चीज को बोलते हैं? जब सेल वॉल ऊपर से उतार दी जाए प्लांट सेल्स के ऊपर से, तो बाकी जो बच जाता है, इसका मतलब क्या बच जाता है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारा अंदर का साइटोप्लाज्म, उसको कोलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्राइमरी वॉल का ताल्लुक क्योंकि सेल वॉल से है तो इसका हिस्सा नहीं होगी। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल विद इन सेल मेम्ब्रेन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वो सारा कुछ प्रोटोप्लास्ट में शामिल करेंगे। 45 ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ प्लांट सेल। सवाए राइबोसोम, राइबोसोम की क्योंकि मेम्ब्रेन ही नहीं होती तो इसी वजह से ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आएंगे। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में वो चीजें आएंगी जिनकी मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम्स, डिक्टियोसोम गोल्जी बॉडीज का दूसरा नाम है, प्लांट सेल्स के अंदर यूज होता है। और फिर वैक्यूल की भी मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट। 46 ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी पास फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर्स सवाए डीएनए के। ये डीएनए बाहर नहीं आता। दूसरी बात क्या बाहर नहीं आता? राइबोसोमल आरएनए बाहर नहीं आता। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या था? आरएनए भी बाहर आते हैं, प्रोटीन्स भी आती है, राइबोसोम भी एक्सचेंज होता है, लेकिन डीएनए नहीं। 47 डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट इंक्लोज्ड, यानी कि ये हमेशा या तो फ्री रहते हैं, सस्पेंडेड है, फ्रीली सबमर्ज्ड होता है, बट किसी मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता। 48 सेकुलस इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, ये हम उसमें ये टर्म बोलते हैं। ह्यूज एक मॉलिक्यूल है या मोलेकुलर कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन एटसेट्रा ये सारी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं, और उसको फिर हम एक ह्यूज मॉलिक्यूल बना देते हैं, और उसी के लिए वर्ड यूज होता है सेकुलस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इनर कंपार्टमेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन ओनली। जो इनर कंपार्टमेंट्स है वो बेसिकली मैट्रिक्स एरिया को कहते हैं, और मैट्रिक्स की बाउंड्री सिर्फ क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर एक आता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस एरिया, और उसके बाद फिर आती है आउटर मेम्ब्रेन। तो दो कंपार्टमेंट्स है माइटोकॉन्ड्रिया में, एक आउटर कंपार्टमेंट जिसकी बाउंड्री दोनों बनाती हैं, बाहर से आउटर मेम्ब्रेन, अंदर से इनर मेम्ब्रेन, लेकिन जो मैट्रिक्स है उसकी सिर्फ बाहर एक बाउंड्री है यानी कि इनर मेम्ब्रेन। लास्ट वन क्वेश्चन था, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, ये की के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूं, वैसे ये नहीं थी। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट फ्रॉम आउटर
आउटर मेम्ब्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि शायद न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो आउटर पर होते हैं, इनर पर नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको आउटर और इनर दोनों पर न्यूक्लियर पोर्स मिलेंगे। और जहां तक बात है कंटिन्यूटी की, यानी कि कौन सी चीज जुड़ी हुई है आउटर मेम्ब्रेन के साथ और इनर के साथ नहीं जुड़ी हुई, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली उसका रफ एरिया। तो इसका आंसर था चार्ली, लैक्स कंटिन्यूटी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनर के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को आउटर के साथ मिलती है। बाकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ दोनों आपस में कंटिन्यूटी शो करती हैं। और इन फोल्डिंग अगर हम कहेंगे फॉर्म ऑफ क्रिस्टी, वो इसमें है ही नहीं। उसका ताल्लुक माइटोकॉन्ड्रिया से है और डज नॉट कंटेन न्यूक्लियर पोर्स। ये दोनों के ऊपर पोर्स होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था चार्ली, लैक्स कंटिन्यूटी विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थी जी हमारे पास सारी डिस्कशन आज के टेस्ट की, यानी कि जो कल रात टेस्ट हुआ था। और इंशाल्लाह जैसे मैं आपको शुरू पर ये स्केड्यूल दिखा चुका हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 3rd और 4th ऑफ अगस्त यानी कि मंडे को होगा, और वो होगा बायोएनर्जेटिक्स का। इसलिए जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या करें अगेन बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लें अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ, इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना डाटा सेंड कर दें जो कि आपको नजर आ रहा है, +923466139239। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबका, आपको आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।